कैपिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे जो पिछली बातचीत हुई थी और इस बातचीत के बीच में नमस्कार। एक अंतर था, लेकिन उस अंतर के बीच में सर एक चीज़ क्लियर हो गई और वो है रेट कट पॉसिबिलिटीज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर इन यूएस। इसका इम्पैक्ट हर तरीके से हल्का सा समझाइएगा, क्या पड़ेगा आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स पे और इमर्जिंग मार्केट्स में स्पेशली इंडिया पे, और सबसे प्रेफर्ड बास्केट इसके अंतर्गत इस डेवलपमेंट के मद्देनज़र आपकी कौन सी होगी सर? आपने जो बात की है वो मुझे लगता है वेरी टॉपिकल है, और आज की तारीख में मुझे लगता है कि जहाँ पे पूरी दुनिया इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि फेड के रेट्स काटेगा और कितना काटेगा और कब काटेगा। तो मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट सितंबर में इज़ ऑलमोस्ट गिवन, और उसके बाद शायद दिसंबर में भी और भी काटे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपने जो पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया पे। अ, मुझे लगता है कि इंडिया पे और इमर्जिंग मार्केट्स पे इम्पैक्ट कम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में जो परफॉर्मेंस रहा है, और आप जो उनका जो फर्स्ट क्वार्टर उनका जो लास्ट क्वार्टर रादर के जो रिजल्ट्स देखें, तो वो रिजल्ट्स में भी आप स्ट्रेंथ देखे, मतलब इट इज दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल। आप मैं आपको कुछ नंबर शेयर करना चाहता हूँ। जो S&P 500 है और जो उनका मेन इंडेक्स है, 56% कंपनीज ने एस्टिमेट्स बीट किए हैं। उनका लॉन्ग टर्म एवरेज जो टिपिकली S&P 500 में जो कंपनियां एस्टिमेट्स बीट करती है हैज बीन 48%, लेकिन 56% ने बीट किया है। नंबर वन। नंबर टू, वैल्यूएशन वाइज इंडिया और यूएस का वैल्यूएशन एग्जैक्टली द सेम है, करीबन साढ़े 20 और ये 21 के बीच में। पीई मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2025, अगले साल। तो ये हिसाब से और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी आप देखें तो पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स ग्रोथ S&P 500 कंपनियों के लिए वाज 11.4%, तो करीबन 11.5% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। तो वो हिसाब से मतलब यूएस भी बहुत बड़ा मार्केट है, और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि वहां पे भी ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। तो जो रेट्स कट्स वहां और कट होंगे, मुझे ये नहीं लगता है कि उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट में और इंडिया में सितंबर या अक्टूबर तक बड़े फ्लो आ सकते हैं। जो रेट कट्स गो अप टू 50 और 100 बेसिस पॉइंट्स, तब जाके मुझे लगता है कि देयर विल बी एन इंपैक्ट ऑफ फंड फ्लो, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव फंड फ्लोज इनटू इमर्जिंग मार्केट्स, और उसमें से डेफिनेटली इंडिया में भी आएगा। ओके, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन किया कि एक तुलना आपने यहाँ भी ये भी कर दी सर कि शायद वहाँ की अर्निंग ज़्यादा बेटर है, लिक्विडिटी वहाँ के मार्केट्स को ज़्यादा चेस करेगी। बट अगर मैं वहाँ की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, वहाँ की कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, तो वहाँ से एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, वो है दैट्स आईटी, निफ्टी आईटी और निफ्टी आईटी में सम्मिलित कंपनियाँ। आईटी पे आपका टेक इस मद्देनज़र क्या है सर इस वक्त? मुझे लगता है कि आईटी में किसी को क्लैरिटी नहीं है, और आप जो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के सीईओ की भी कमेंट्री सुने पोस्ट रिजल्ट्स, ड्यूरिंग रिजल्ट्स, अर्निंग्स कॉल्स पे भी, कि उनको भी फुल क्लैरिटी नहीं है कि ये माहौल कब सुधरेगा। आप पिछले 12 महीनों में FY24 की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24 में भी जो ग्लोबल जीसीसी है, जीसीसीज पिछले करीबन 10 साल में काफी जीसीसीज हैव सेट अप शॉप इन इंडिया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात कर रहा हूँ। उनका हायरिंग इन अपनी इंडियन आईटी कंपनी से भी ज्यादा था, और ये मैंने कभी पिछले 10 या 15 सालों में कभी देखा नहीं है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये आईटी सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड कंफ्यूजन कि एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उसका फायदा होगा इंडियन आईटी सेक्टर को। अभी ये सब दिस इज विशफुल थिंकिंग, और आई होप दे आर राइट। लेकिन आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि दी आईटी स्टॉक्स आर वेल प्राइस्ड। अब देखिए टीसीएस करीबन 27-28 टाइम्स FY26 पीई की बात कर रहा हूँ, इन्फोसिस 26 टाइम, तो वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं है। और गोइंग फॉरवर्ड जो ग्रोथ रेट्स है आर नॉट ग्रेट।
तो मुझे लगता है कि लेट अस वेट, 1-2 और क्वार्टर वेट कर लें, उसके बाद मालूम पड़े कि ये एआई का इम्पैक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स कट्स का इम्पैक्ट क्या होगा। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। हर्षिता बोल रही हूँ। मैं आपसे गुड मॉर्निंग। बैंकों पर राय लेना चाहूंगी क्योंकि आज निफ्टी बैंक की एक खासी भूमिका है मार्केट के इस मूव के पीछे। पिछले हफ्ते जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने कहा था कि देखिए हम इस समय क्रेडिट ग्रोथ के को चेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अपनी डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ानी है। लेकिन अब सब जानते हैं कि निवेशकों के पास दूसरे विकल्प हैं। जब एक बड़ा बैंक ये कहता है कि हम अपने आउटलुक को थोड़ा सा बदलेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा डिपॉजिट्स की ज़रूरत है, व्हाट इज इट से फॉर द रेस्ट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज? और इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में बैंकिंग निवेशकों के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये स्टॉक्स थोड़े से लैगर्ड रहते हैं, कुछ कंसोलिडेट करते हैं आने वाले समय में? आपकी बात सही है कि ये जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने बताया, और आप देखिए कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो जो एक मेट्रिक है, वो एचडीएफसी बैंक का करीबन 103% है, 103%, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम में इट्स द हाईएस्ट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाहते हैं और वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। बट द रियलिटी इज कि जिस तरह से पैसा स्टॉक मार्केट में आया है, 38 बिलियन डॉलर का इस साल जनवरी से अब तक का निवेश हुआ है नेट, विच मीन्स करीबन 5 बिलियन डॉलर का हर महीने एवरेज में निकाल के दो तो 5 बिलियन डॉलर का नेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अलग है, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पैसा शायद फिक्स्ड डिपॉजिट हो या सेविंग्स अकाउंट हो में जा सकता था, वो मार्केट में आ रहा है। और आज की तारीख में आई अंडरस्टैंड कि बैंकिंग सिस्टम विल हैव टू फोकस ऑन डिपॉजिट गैदरिंग, बिकॉज जब तक डिपॉजिट नहीं आएंगे तो इंक्रीमेंटल क्रेडिट कैसे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात उनकी सही है। लेकिन ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स जो बैंकों ने पिछले 3 या 4 सालों में दी थी, उसका इम्पैक्ट अभी आना शुरू हो गया है, जहां पे यू आर सीइंग स्ट्रेस। और आप देखिए फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, जो पीएसयू बैंक है, एक्स एसबीआई को छोड़ के, जो करीबन 1.6 टाइम्स इज द प्राइस टू बुक फॉर एसबीआई FY26, बाकी जो पीएसयू बैंक है करीबन 0.9 से 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि पीएसयू बैंक्स यहाँ से, मैं एसबीआई को अलग कर रहा हूँ ये पूरे यूनिवर्स, पीएसयू यूनिवर्स से, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से पीएसयू बैंकिंग, बाकी की पीएसयू बैंक्स, कैन दे ब्रेक आउट एंड गो बियॉन्ड 1 टाइम्स प्राइस टू बुक। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट उनको हायर वैल्यूएशन देती है कि नहीं। फिर रहा सवाल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। अभी अब देखिए कि डिपॉजिट का इशू उनके लिए भी है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बीइंग हाई उनके लिए भी है। तो वो ये इश्यूज तो है। और लोन ग्रोथ, आप पिछले क्वार्टर की जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें देखिए, सब जगह पे लोन ग्रोथ हैज मॉडरेटेड, कम हो गया है, करीबन 14 से 16%। तो मुझे लगता है कि वी आर इन अ सिचुएशन वेयर निम पे प्रेशर आएगा ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट ये आपका डिपॉजिट जब तक इंप्रूव ना हो, विच मीन्स यू विल हैव टू रेज डिपॉजिट रेट्स। और मुझे लगता है कि आई डोंट सी आने वाले 2 या 3 क्वार्टर तक एनी मेजर बढ़ोतरी इन द बैंकिंग सेक्टर, अनलेस ऑफ कोर्स जो मैंने बताया कि पीएसयू बैंक्स में लोग 1 टाइम से आगे इसको खींच सकते हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। रहेंगे। अच्छा, इस बीच निफ्टी 25,000 के पार निकलता हुआ 25,015 के लेवल्स आ चुके हैं, तो मोमेंटम तो है। अब इंतजार रहेगा कि क्या हम उस नए हाई को ब्रीच करते हैं। 25,078 पर एक टॉप आपको याद होगा बाजार ने पिछली बारी बनाया था, वहां से फिलहाल 65 पॉइंट दूर है। अगर बाजार नई ऊंचाइयों पर जाना है, लीडरशिप आपके लिहाज से कहाँ से आ सकती है गौतम जी? क्योंकि इस हफ्ते देखिए अहम ये जैक्सन होल की बड़ा टेक अवे जो आप और वीरू में डिस्कस भी कर रहे थे कि अमेरिका में रेट्स जल्द ही कटते हुए दिखाई देंगे। और बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या रह सकता है? क्या रिलायंस की तरफ नजरें रहेंगी? एजीएम से क्या बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हर साल पूरा मार्केट रिलायंस और मुकेश अंबानी की स्पीच पे फोकस करता है। हमने भी हमारे कैलेंडर में डाल दिया है कि भाई वो टाइम पे
इसी में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो जिस जिस हिसाब से उन्होंने टेलीकॉम में रेवोल्यूशन उन्होंने लाया है, रिटेल अभी तो सबसे बड़े रिटेलर हो चुके हैं, और जिस तरह से मुझे लगता है उनके बड़े दूसरे भी प्लान्स हैं, पूरा पूरा इंडिया और पूरा स्टॉक मार्केट वेट कर रहा है उसके लिए। तो वो अनाउंसमेंट कैन हैव डेफिनेटली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जिस तरह से हर महीने जो पैसा आ रहा है, अब पिछले महीने की मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के नए रजिस्ट्रेशंस, इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशंस वेंट अप बाय 23 lakhs। 23 लाख लोगों ने और रजिस्टर किया। तो आज की तारीख में 10 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है अपने देश में। तो ये जो स्पीड, जिस स्पीड से लोग नए नए लोग आ रहे हैं मार्केट में, मुझे लगता है दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ट्रिगर। और वो पैसे का जो जो फ्लो आ रहा है, मुझे आई डोंट सी इट स्लोइंग डाउन। द ओनली पोटेंशियली द ओनली थिंग आई सी इज कि शायद जो सेबी ने पेपर फ्लोट किया है, वाइट पेपर रिगार्डिंग कर्ब्स, हाउ टू कर्ब द एक्टिविटी इन एफएनओ, जो वो इम्प्लीमेंट करे तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है कैश मार्केट में। बट उसको छोड़ के मुझे लगता है द बिगेस्ट ट्रिगर इन द मार्केट स्टिल रिमेन्स द फंड फ्लोज फ्रॉम डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके अच्छा गौतम सर, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 महीने के अंतराल के बाद एक और चीज़ शुरू होगी, और वो है हमारा फेस्टिवल सीज़न। अब क्रूड जिस ट्रजेक्टरी में है, मैं पेंट स्टॉक्स पे क्या बात करूँ इस वक्त, आई मीन 80 जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बट ऑटो एक इश्यूज़ के साथ गुजर रहा है इस वक्त, स्पेशली इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, लैक ऑफ डिमांड, प्राइसिंग आई थिंक इश्यूज़, डीप डिस्काउंट्स। आप ऑटो को इस वक्त कैसे रीड कर रहे हैं? स्पेशली मैं आई थिंक फेस्टिवल और फेस्टिवल सीजन से जुड़े हुए इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है, उसमें डेफिनेटली स्लो डाउन है। 3 लाख या 3.5 लाख गाड़ियां हैं, या दूसरा जो आंकड़ा आ रहा है 7 लाख गाड़ियां हैं। तो नोबडी नोज व्हाट द रियल नंबर इज, बट द फैक्ट इज देयर इज अ स्लो डाउन। अभी आप वैल्यूएशन वाइज भी देखिए तो मारुति करीब और महिंद्रा जो डायरेक्ट ऑटो प्लेस, वो 28 टाइम पीई पे चल रहा है FY26। तो ये भी सस्ते नहीं है फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑटो सेक्टर अवॉइड ही करे तो अच्छा है, जब तक वी डोंट सी इन्वेंट्री कम ना हुए। ठीक गौतम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सभी पहलुओं पे बातचीत की, आपने अपना व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल निफ्टी एट डे हाई और दिन के सर्वोच्च स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर। कुछ देर में अनुज जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। अब हम बहुत नज़दीक जाते हुए 25,038 डे हाई, ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी हमारी थी करीब करीब 25,078 की। अनुज जुड़ चुके हैं क्या डायरेक्टर साहब? मेरे ख्याल से जुड़ेंगे। अनुज ये लीजिए, 25,000 पूरा हो गया और 25,000